ट्रेडमार्क के इन्फ्रिजमेंट के केस के अंदर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 क्या क्या रेमेडीज प्रोवाइड करता है एक ट्रेडमार्क प्रोप्राइटर को अगेंस्ट द इन्फ्रीजर। तो हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं रेमेडीज जो कि एक ट्रेडमार्क के इन्फ्रिजमेंट या पासिंग ऑफ के केस के अंदर प्रोवाइड की जाती है इस एक्ट के द्वारा। हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि किस तरह से एक ट्रेडमार्क का इन्फ्रिजमेंट होता है, उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं इन्फ्रिजमेंट के, या पासिंग ऑफ क्या है, पासिंग ऑफ एक्शन क्या है। ये हमने अपनी इस जो ट्रेडमार्क की प्लेलिस्ट है उसमें पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, जो कि आप ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हो। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नोटिफिकेशन के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी किसी भी तरह की वीडियो मिस ना करें। तो चलिए अब इन टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो रेमेडीज हैं एक ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इस एक्ट के अंदर प्रोवाइड की गई है वो कौन कौन सी है, यानी कि एक्शन जो कि एक ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर वो टेक किए जा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? सिविल रेमेडीज, क्रिमिनल रेमेडीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज। इन तीनों रेमेडीज को डिटेल में डिस्कस करें तो वीडियो को अंत तक बने रहें। सबसे पहले देखते हैं कि सिविल रेमेडी क्या है, जो कि हमारे ट्रेडमार्क एक्ट के सेक्शन 135 के अंदर प्रोवाइड की गई है। तो यहाँ पर क्या है कि सिविल रेमेडीज है उनको इन्फोर्स किया जा सकता है कैसे? बाय द फाइलिंग ऑफ ए सूट फॉर द इन्फ्रिजमेंट और पासिंग ऑफ इन ए कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट कौन सी कही गई है इस एक्ट के अंदर? वो कही गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसके पास उस सूट को ट्राई करने की पावर है, जुरिडिक्शन है जिसके पास। ये नीचे कुछ डिस्क्राइब की गई कुछ फॉर्म है जो कि सिविल रिलीफ के जो अवेलेबल है इस एक्ट के अंदर। वो क्या है? फर्स्ट क्या है कि एन इंजंक्शन जो कि रिस्ट्रेनिंग करता है फर्दर यूज ऑफ इन्फ्रिजिंग मार्क का। सेकंड क्या है? डैमेज और अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। एंड थर्ड क्या है? डिलीवरी अप एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये हैं तीन रेमेडीज जो कि एक इन्फ्रिजमेंट के अगेंस्ट एक सूट फाइल करने पर कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अब हम इन तीनों रेमेडीज को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं इंजंक्शंस क्या होते हैं। ये हैं एक जुडिशियल प्रोसेस या फिर हम इसको ऑर्डर कह सकते हैं जो कि रिस्ट्रेनिंग करता है किसको? एक पर्सन को किस चीज़ से? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग विद अ रॉन्गफुल एक्ट, यानी कि किसी भी रॉन्गफुल एक्ट कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको वो कंटिन्यू करने से रोकने का एक जुडिशियल प्रोसेस है या ऑर्डर है, उसको हम इंजंक्शन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड, एक टेम्परेरी इंजंक्शन है वो कैन बी ग्रांटेड किया जा सकता है बाय द कोर्ट। कहाँ पर ग्रांट कर सकते हैं? जहाँ पर उस प्रॉपर्टी को जो कि डिस्प्यूट के अंदर है उसको क्या खतरा है? वेस्ट होने का, डैमेज होने का, या फिर एलिनेटेड होने का बाय द पार्टी टू द सूट, या फिर रॉन्गफुली सोल्ड होने का खतरा है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। तो ऐसे केस के अंदर कोर्ट है जो इंजंक्शन टेम्परेरी इंजंक्शन है वो ग्रांट कर सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इंजंक्शन कितने टाइप्स के हो सकते हैं। यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ इंजंक्शन है वो प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट क्या है? एंटन पिलर ऑर्डर। सेकंड है मरीवा इंजंक्शन। थर्ड है इंटरलोकेटरी इंजंक्शन एंड फोर्थ है परपेचुअल इंजंक्शन। अब देखते हैं कि ये जो इंजंक्शंस हैं 4 टाइप्स के, ये है क्या चीज़। फर्स्ट एंटन पिलर ऑर्डर, ये क्या है? ये क्या है? एक एक्स पार्टी ऑर्डर है। किस लिए? टू इंस्पेक्ट द डिफेंडेंट प्रेमिसेस। तो ऐसा ऑर्डर कब दिया जाता है? ऐसा ऑर्डर जब दिया जाता है जहां पर एक पॉसिबिलिटी है क्या? डिफेंडेंट का वो डिस्ट्रॉइंग करने की या डिस्पोज ऑफ करने की उस इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल को। तो ऐसे केस में ये ऑर्डर है जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। ये ऑर्डर है जो पास होता है कब होता है? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेंटिफ विदाउट गिविंग द डिफेंडेंट अ नोटिस ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ये ऑर्डर है जो डिफेंडेंट को बिना उस एप्लीकेशन के नोटिस दिए ही पास किया जाता है। इस ऑर्डर को पास करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या है कि जब भी अगर प्लेंटिफ इन कंडीशंस को फुलफिल करता है उस अपनी एप्लीकेशन के अंदर तो कोर्ट है वो एंटन पिलर ऑर्डर को पास कर सकती है। यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं जो कि प्रोवाइड की गई हैं। फर्स्ट क्या है कि मस्ट बी स्ट्रॉन्ग प्रेमा फसाई केस इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। फर्स्ट कहता है कि प्लेंटिफ की फेवर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग प्रेमा फसाई है जो केस है वो बिल्ड हो रहा है, तो ऐसे केस में ऐसा ऑर्डर पास किया जा सकता है। सेकंड कहता है
कि सच ए ऑर्डर इफ नॉट ग्रांटेड विल कॉज इररिपेरेबल डैमेज टू द एप्लीकेंट फॉर द इंजेक्शन, यानी कि जिस व्यक्ति ने इंजेक्शन के लिए अप्लाई किया है, अगर वो इंजेक्शन ग्रांट ना किया जाए तो उस एप्लीकेंट को है वो एक इररिपेरेबल डैमेज होगा, यानी कि वो डैमेज है वो रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। ऐसा डैमेज होने का जहां पर कोई एंटिसिपेशन है या पॉसिबिलिटीज है तो ऐसे केस के अंदर ये ऑर्डर है जो पास किया जा सकता है। थर्ड क्या कहता है कि देयर मस्ट बी ए क्लियर एविडेंस दैट द डिफेंडेंट हैव इन देयर पोजीशन इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट और थिंग and that there is a real possibility that they may destroy such material if no any notice of application is served। इसका मतलब क्या है कि वहां पर कोई एक ऐसा क्लियर एविडेंस है कि डिफेंडेंट के पास में वो इनक्रिमिनेट डॉक्यूमेंट्स है या थिंग्स है वो है उसके पोजीशन में है, और वहां पर एक रियल पॉसिबिलिटी है क्या कि अगर उसको वो नोटिस एप्लीकेशन का है वो सर्व होता है तो वो उन थिंग्स को या डॉक्यूमेंट्स को है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ऐसे केस में ये ऑर्डर है जो पास किया जा सकता है बिना किसी नोटिस के। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है कि मरीवा इंजंक्शन। ये क्या है? ऐसे ऑर्डर के अंदर एक कोर्ट के पास एक पावर है क्या टू फ्रीज द डिफेंडेंट एसेट्स, जो डिफेंडेंट है उसके एसेट्स को फ्रीज करने का। ये कब होंगी? जब जहां पर एक प्रोबेबिलिटी है कि जो एसेट्स हैं वो बीइंग डिसिपेटेड और कैंसल्ड, उन जो एसेट्स जो है उनको डिसिपेटेड या कैंसल किया जा सकता है। किस लिए? सो एज टू मेक इट जजमेंट अगेंस्ट हिम वर्थलेस एंड अनइन्फोर्सेबल, ताकि जो उसके खिलाफ है एक ऐसा जजमेंट हो सके जो कि वर्थलेस हो या उसको इन्फोर्स ना किया जा सके। तो ऐसे केस के अंदर मरीवा इंजंक्शन है जो कोर्ट के द्वारा पास किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंटरलोकेटरी इंजंक्शन। इंटरलोकेटरी इंजंक्शन क्या है कि एक ऑर्डर है जो कि रिस्ट्रेन करता है डिफेंडेंट को फ्रॉम किससे? कंटिन्यूइंग ऑफ द एक्ट जो कि विच अमाउंट टू इन्फ्रिजमेंट, जो कि इन्फ्रिजमेंट है। और जो इंटरलोकेटरी जो इंजंक्शन है वो एक अपना क्या पर्पस सर्व करता है? वो करता है प्रिवेंट फर्दर इन्फ्रिजमेंट, यानी कि जो फर्दर इन्फ्रिजमेंट होने वाला है, यानी कि उस एक्ट के कंटिन्यूस की वजह से बार बार इन्फ्रिजमेंट हो रहा है उसको रोकना, इसका मेन पर्पस है। तो इंटरलोकेटरी इंजंक्शन है बेसिकली किसी भी एक्ट को जो कि इन्फ्रिजमेंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करने से रोकना है। अब लास्ट परपेचुअल इंजंक्शन। परपेचुअल इंजंक्शन क्या है? एक ऑर्डर है जो कि रिस्ट्रेनिंग कर रहा है डिफेंडेंट को टोटली फॉर ऑल टाइम टू कम, यानी कि हमेशा के लिए, फॉर डूइंग एनी एक्ट, किसी ऐसे एक्ट को करने के लिए जो कि इन्फ्रिज कर रहा है क्या? एक राइट ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ ए ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का जो प्रोप्राइटर है उसके राइट को इन्फ्रिज करने वाले किसी भी ऐसे एक्ट को जो कोर्ट है परपेचुअल इंजंक्शन के थ्रू रिस्ट्रेन कर सकती है। जनरली क्या है कि एक परपेचुअल इंजंक्शन है वो हमेशा वो एक सूट जब फाइनली डिसाइड हो जाता है तब ग्रांट किया जाता है। तो ये थे कुछ इंजंक्शंस के टाइप। अब इसकी सेकंड रिलीफ है जो सिविल सूट के अंदर प्रोवाइड की जा सकती है, वो क्या है? डैमेज एंड अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। डैमेज एंड अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स क्या है? एक प्लेंटिफ है उसको एक इन्वेस्टमेंट के एक्शन के लिए है जो डैमेज या अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ग्रांट किया जा सकता है, परंतु ये दोनों एक साथ नहीं ग्रांट किए जाएंगे। या तो उसको डैमेज ग्रांट किया जाएगा या उसको अकाउंट ऑफ प्रॉफिट का ऑर्डर है वो ग्रांट किया जाएगा। अब अकाउंट ऑफ प्रॉफिट के अंदर क्या है? अकाउंट ऑफ प्रॉफिट के अंदर यह है कि अगर इन्फ्रीजर से है वो क्या रिक्वायर्ड किया जाता है टू गिव अप हिज इल गोटन गेन, जितना भी उसने उसके जो ट्रेडमार्क को यूज करने की वजह से प्रॉफिट है जो उसने गेन किया है वो उस प्लेंटिफ को दे जिसका राइट उसने इन्फ्रिज किया है। तो ये है अकाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो अकाउंट ऑफ प्रॉफिट के केस में सिंपली उसके अंदर जो भी इल गॉटन गेन्स हैं वो गिव अप कर दिए जाते हैं इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ कोर्ट के द्वारा, जिसका राइट है जो इन्फ्रिज हुआ है। और इन केस ऑफ द डैमेजेस के केस में क्या है कि डिफेंडेंट को हैज़ टू कंपनसेट करना पड़ता है किसको? प्लेंटिफ को। और डैमेजेस हैं वो मे इवन बी मोर देन मॉनेटरी प्रॉफिट जो कि रैप्ड अप बाय द डिफेंडेंट बाय मिसयूज ऑफ द प्लेंटिफ्स मार्क, यानी कि वो मॉनेटरी प्रॉफिट्स हैं जो कि डिफेंडेंट के द्वारा उसके प्लेंटिफ के मार्क को मिसयूज करके गेन किया है उससे भी ज़्यादा हो सकता है डैमेजेस। तो डैमेजेस को हम बेसिकली कंपनसेशन कह सकते हैं किस चीज़ की? जो कि उसको लॉस हुआ है उसके ट्रेडमार्क को किसी अदर पर्सन के द्वारा यूज करने से, उसके रिगार्डिंग वो कंपनसेशन हो सकती है।
थर्ड रिलीफ क्या दी जाती है सिविल सूट के अंदर, डिलीवर अप और डिस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, डिलीवरी अप एंड डिस्ट्रक्शन। एक ऑर्डर क्या है फॉर डिलीवरिंग अप ऑफ ए इन्फ्रिजिंग लेबल एंड मार्क फॉर डिस्ट्रक्शन और इरेजर हैज ऑलवेज बीन ए रेमेडी जो कि अवेलेबल है बोथ इन केस ऑफ इन्फ्रिजमेंट एंड पासिंग ऑफ, यानी कि पासिंग ऑफ और इन्फ्रिजमेंट दोनों के केस के अंदर ये रेमेडीज हैं वो अवेलेबल है। यहाँ पर क्या है कि ये जो इन्फ्रिजिंग लेबल्स हैं या मार्क्स हैं उनको डिलीवर अप कर लिया जाता है और उसके बाद उनको या तो उनका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है या उनको इरेज कर दिया जाता है ताकि उनका फर्दर यूज ना किया जा सके। ये थी कुछ रिलीफ्स जो कि एक सिविल सूट को फाइल करने पर प्लेंटिफ को कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। अब डिस्कस करते हैं क्रिमिनल रेमेडीज क्या हैं जो कि सेक्शन 102 से लेकर के 120 के अंदर प्रोवाइड की गई है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 एक्ट है वो एक प्राइमरी स्टैट्यूट है, वो गवर्निंग करता है इंडियन ट्रेडमार्क लॉ को और इसमें क्या एनुमरेट किए गए हैं नंबर्स ऑफेंस जो कि रिलेटेड है टू द ट्रेडमार्क। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ पार्टिकुलर 6 टाइप के जो ऑफेंसेस है वो डिस्क्राइब किए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अभी जो हमारे सेक्शन 102 से लेकर के 130 के अंदर प्रोवाइडेड हैं। तो इसमें फर्स्ट क्या है, फॉल्सिफाइंग एंड फॉल्सली अप्लाइंग ए ट्रेडमार्क, यानी कि कोई एक ट्रेडमार्क को फॉल्सली अप्लाई करना किन्हीं गुड्स या सर्विसेज के ऊपर, तो ऐसा एक्ट एक ऑफेंस की कैटेगरी में आता है अंडर सेक्शन 102 एंड 103 के अंदर। एंड सेकंड क्या कहता है, सेलिंग करना ऐसी गुड्स को एंड प्रोवाइड करना ऐसी सर्विस को जिनके ऊपर वो फॉल्सली ट्रेडमार्क या फॉल्स ट्रेड डिस्क्रिप्शन है वो अप्लाइड है, तो ऐसा एक्ट ऑफेंस है अंडर सेक्शन 104 के अंदर। तो इन दोनों ऑफेंसेस के लिए सेम पनिशमेंट है वो प्रोवाइड की गई है। वो क्या है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 3 ईयर एंड फाइन जो कि क्या होगा बिटवीन द 50,000 टू 2 लाख रुपीज, यानी कि 2 लाख रुपीज एंड 50,000 के बिटवीन का जो फाइन इम्पोज कर सकती है कोर्ट ऐसे ऑफेंस के लिए। एंड जो इम्प्रिजनमेंट है वो मिनिमम 6 मंथ एंड मैक्सिमम 3 ईयर के लिए। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि रिमूवल ऑफ अ पीस ऑफ अ गुड्स जो कि कॉन्ट्रेरी है टू सेक्शन 81। अब सेक्शन 81 क्या कहता है, सेक्शन 81 डील करता है विद द स्टाम्पिंग ऑफ पीस ऑफ गुड्स, कॉटन यार्न या थ्रेड्स, यानी कि कोई गुड्स का टुकड़ा है उसके ऊपर कोई स्टैंप लगी है या सूती धागा है या धागे की कोई मोहर से संबंधित है, तो ऐसे टुकड़े को उस प्रोडक्ट से हटाना भी एक ऑफेंस है ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 106 के अंदर, जिसके रिगार्डिंग पुनिशमेंट कितनी है, पुनिशमेंट है फॉरफीचर ऑफ गुड्स, यानी कि वो गुड्स हैं वो फॉरफीचर हो जाएगी, यानी कि उन गुड्स को है जो फॉरफिट कर लिया जाएगा। एंड फाइन है वो क्या है अप टू 1000 तक लगाया जा सकता है। फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग करना एक ट्रेडमार्क को एज ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, तो ऐसा करना भी सेक्शन 107 के अंदर ऑफेंस है। तो ऐसा करने पर पुनिशमेंट कितनी प्रोवाइड की गई है, वो है इम्प्रिजनमेंट जो कि अप टू 3 ईयर और फाइन और बोथ, यानी कि यहाँ पर पुनिशमेंट हो सकती है या फाइन हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्या कहता है, इम्प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्लेस ऑफ बिजनेस एज कनेक्टेड है विद द ट्रेडमार्क ऑफिस। एक प्लेस की ऑफ बिजनेस है उसकी इम्प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दे दी है जो कि कनेक्टेड है विद द ट्रेडमार्क ऑफिस से, तो ऐसा एक्ट भी ऑफेंस की कैटेगरी में आता है 108 के अंदर, जिसके लिए पुनिशमेंट कितनी प्रोवाइड की गई है अप टू 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, यानी कि या तो फाइन या इम्प्रिजनमेंट या दोनों हो सकते हैं। 6 क्या कहता है, 6 कहता है कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन अ रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर के अंदर फॉल्सली एंट्रीज करना, तो ऐसा एक्ट भी 109 के अंदर एक ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, जिसके लिए पुनिशमेंट सेम 2 ईयर एंड फाइन 2 ईयर और फाइन और बोथ, यानी कि इम्प्रिजनमेंट या फाइन या दोनों हो सकते हैं। नाउ लास्ट रेमेडी क्या है, लास्ट रेमेडीज एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज। एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज कैसे प्रोवाइड की जाएंगी इन्फ्रिंजमेंट के केस के अंदर, तो यहाँ पर कुछ फॉलोइंग टाइप्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज हैं वो प्रोवाइड की गई हैं। फर्स्ट क्या है, ओपोजिशन अगेंस्ट ए सिमिलर मार्क। ओपोजिशन अगेंस्ट ए सिमिलर मार्क का मीन्स क्या है, मतलब कि जब एप्लीकेशन होती है रजिस्ट्रेशन के लिए तो उस टाइम सेक्शन 21 है जो इस ट्रेडमार्क एक्ट का, वो एक एनी पर्सन को क्या
अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो उस ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग, अगर वो उस ट्रेडमार्क जो कि उस एप्लीकेशन के अंदर अभी रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस के रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर आया है, तो उसे ऐसा लगता है कि वो ट्रेडमार्क उसके ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट कर सकता है या उसके ट्रेडमार्क से सिमिलर है, तो ऐसे केस में वो व्यक्ति एक ऑपोजिशन के एप्लीकेशन के थ्रू उस ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन का अपोजिशन कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 21 के अंदर प्रोविजन प्रोवाइड किए गए, जो कि हमने अपनी इस प्लेलिस्ट की एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, जो कि रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क के प्रोसेस से रिलेटेड है। तो वो आप ऊपर आई बटन में जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो कि एक ट्रेडमार्क का जो प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन का। एंड सेकंड क्या है, रेटिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इसका मतलब यह है कि जब भी कोई ट्रेडमार्क उसका कोई इन्फ्रिंजमेंट के कैटेगरीज में आ रहा है, तो ऐसे केस के अंदर वो उस ट्रेडमार्क को रेक्टिफाई करवा सकता है एप्लीकेशन के थ्रू रजिस्ट्रार से। थर्ड क्या कहता है, रजिस्ट्री कैन आल्सो बी मूव फॉर रिमूवल ऑफ डिसेप्टिव सिमिलर ट्रेडमार्क इफ रजिस्टर्ड। यानी कि अगर कोई ट्रेडमार्क जो कि डिसेप्टिवली सिमिलर है किसी पहले से रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के, और वो उस ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है या फिर उस ट्रेडमार्क के जो बिजनेस है उसको लॉस कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर एप्लीकेशन के थ्रू उस डिसेप्टिव ट्रेडमार्क को रिमूव किया जा सकता है जो रजिस्ट्रार का जो रजिस्टर है उससे। तो ये थी कुछ रेमेडीज जो कि एक ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट के रिगार्डिंग, इन्फ्रिंजमेंट के केस के अंदर ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। आई होप कि आपको ये जो रेमेडीज हैं हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि उनके भी कोई डाउट है रेमेडीज के रिगार्डिंग, इन्फ्रिंजमेंट के रिगार्डिंग या ट्रेडमार्क के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो वो हमारे चैनल के ऊपर उस प्लेलिस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप किसी भी तरह की कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप लर्निंग।